हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। माई सेल्फ जावेद सबा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। वैसे तो मैं मेरा जो ये चैनल है ये फिजिक्स के लिए है, मतलब कि जो IIT JEE और मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं और जो 11th-12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं फिजिक्स के कोर्स बनाता रहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर अगर ICSE क्लास 10th के लिए सिमिलरिटी का टॉपिक अगर आप डिस्कस करते हैं मैथ्स में तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने कहा चलिए इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी। आगे बढ़ने से पहले सिमिलरिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लें। सिमिलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए क्या कह रखा है कि टू फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर। यानी ऑब्वियसली इस सिमिलरिटी को डिफाइन करने में दो चीज़ें आ रही हैं, वन थिंग इज शेप एंड द अदर थिंग इज साइज। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि दो या दो से ज़्यादा फिगर्स को सिमिलर होने के लिए उनका शेप सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन साइज सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि सिमिलरिटी में दो केसेस हैं, एक है आपका शेप और एक है साइज, राइट। तो दो या दो से ज़्यादा फिगर्स जो हैं अगर उनको सिमिलर होना है तो सिमिलरिटी के लिए शेप का सेम होना ज़रूरी है। तो मैं लिख रहा हूँ कि मस्ट बी सेम। शेप जो है वो हर हाल में सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर शेप ही सेम नहीं है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सिमिलर। भाई जाहिर बात है कि आप अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, आपसे कहा जाए कि आर दे सिमिलर, आप बोलिएगा फ्लैटली नो, भाई दो फिगर सिमिलर हो ही नहीं सकते, उनका शेप ही डिफरेंट है। एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर है, वो सिमिलर कैसे हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी का जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो फंडामेंटल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, वो क्या है कि देयर शेप्स मस्ट बी सेम, हर हाल में सेम होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट साइज। साइज के बारे में क्या कहना है। साइज के बारे में कहना है कि मे और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम। यानी साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो अगर साइज भी सेम हो गया तो वो सिमिलर तो खैर हो ही जाएंगे और साथ साथ उनको आप कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। शेप तो सेम होना कंपलसरी है, सिमिलरिटी के लिए शेप का सेम होना जरूरी है। तो शेप सेम हो गए। साइज अगर सेम नहीं है तो आप बोलेगा शेप्स के बेसिस पे कि चलिए सिमिलर हैं, लेकिन अगर शेप्स के साथ साथ साइज भी सेम हो जाए फिर वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो सिमिलर तो होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। तो जस्ट बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यानी अगर कॉन्ग्रुएंट की बात मैं करूं, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और ये सिमिलर हो गया। दोनों में बात जो होगी वो क्या क्या है, दोनों के केस में आप शेप और साइज दोनों बात करेंगे। यानी इस केस में भी शेप और साइज, यहां भी शेप एंड साइज। ठीक है, सिमिलर में हम लोगों ने पढ़ा कि शेप जो होना चाहिए मस्ट बी सेम और साइज मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम। बिल्कुल क्लियर है। मैंने इस कंडीशन के बेसिस पे आप सिमिलर बता सकते हैं। लेकिन अगर साइज भी सेम हो गया, शेप तो सेम, अगर शेप भी सेम है किसी दो फिगर्स का और उसका साइज भी सेम है एग्जैक्टली, तब आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। क्या कहेंगे, इसके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप भी होना चाहिए मस्ट बी सेम और साइज भी होना चाहिए मस्ट बी सेम, तब जाके वो चीज़ कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हाँ, अब आपसे अगर कोई पूछे कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे नहीं, कैसे पहचानेंगे आप। तो अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका शेप तो सेम होगा, मस्ट बी सेम यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसी शेप की बात अगर आ जाए कि शेप सेम है तो आप अगला बोल दीजिएगा भाई तो सिमिलर होगा ही वो हर हाल में। और कॉन्ग्रुएंट के लिए अगला कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है, वो कि साइज भी सेम, राइट। तो अब आप देखिए, याद रखिएगा कि ये सिमिलरिटी चेक करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है शेप। तो अगर आप आपसे कहा जाए कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट में शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो जैसे ही आपको मालूम है कि शेप सेम है तो आप बोलेगा भाई वो तो सिमिलर होगा ही होगा। साइज भी सेम है, चलिए हमको इसमें देखना ही नहीं है साइज के बारे में, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन अगर कोई उल्टा बोले कि दो फिगर्स सिमिलर हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं, तो सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट आने के लिए क्या करेंगे, आप चेक करेंगे सिमिलर में शेप सेम मस्ट भी सेम होना चाहिए, चलिए यहाँ मस्ट भी सेम है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि साइज मे और मे नॉट बी सेम, लेकिन यहाँ बोला कि साइज भी हर हाल में सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि
सिमिलर फिगर्स may or may not be congruent, may or may not be congruent। अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? अगर उनका साइज भी सेम हो जाए तो ठीक है, उनको आप ऐसे तो नहीं कि अगर साइज सेम हो जाए तो गुनाह तो नहीं कर दिया, ऐसा नहीं कहेंगे भाई नहीं सिमिलर नहीं है, ऐसा नहीं है। सिमिलर के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? शेप सेम होती है, आप बोल दीजिएगा कि वो सिमिलर है। लेकिन अगर साइज भी सेम हो गया तो आप बोलिए कि सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, राइट। लेकिन तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मस्ट बी सिमिलर। ठीक है, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा ही होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो ये था जस्ट डेफिनेशन। अब मैं आगे बता रहा हूँ, पहले मिटा दो इसे। अब आइए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए दो फिगर्स, अब इसमें बता दें हम लोग फिगर्स कैसे कैसे चेक करूंगा। तो सिमिलरिटी का जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि शेप मस्ट बी सेम, साइज मे और मे नॉट बी सेम। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि वैसे ये एक सर्किल है और ये भी एक सर्किल है, ठीक है, तो आर दे सिमिलर? बोलेंगे यस, दोनों का शेप सेम है। तो सिमिलरिटी के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला है ना। इसको बोलते क्या है? इसको कहते हैं इज सिमिलर टू। ठीक है, दिस इज सिमिलर, आई मीन दिस फिगर इज सिमिलर टू दिस वन, राइट। इस तरह से अगर आप ट्रायंगल ले लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, दीज आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैं लिख रहा हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जाहिर बात है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिमिलर नहीं होने जा रहा, दोनों का शेप डिफरेंट होता है। तो ये दोनों, यानी इसको नंबर 1 कह दूं मैं, दिस इज नंबर 2, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस। तो दिस दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सिमिलरली फिर मैं स्क्वायर ले लेता हूं, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर, राइट। जाहिर बात है कि इस पूरी चैप्टर में जो सिमिलरिटी पढ़ाई जाएगी वो हर फिगर्स की नहीं पढ़ना है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब होता है, क्या कंडीशंस उसके लिए, वो मैं यहाँ लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं ले लूँ दो ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है ना, दिस ट्रायंगल इज ए बी सी एंड दिस इज डी ई एफ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, आखिर हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। मैं अब सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? पहली बात हुई कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या कि इफ ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle DEF, then देखिए क्या क्या होगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मैं बता दूं, मतलब ये हुआ कि अच्छी दूसरी बात है कि इसमें ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूं इसका एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, क्लियर, एंड एंगल सी जो है दिस इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जिस ऑर्डर में एंगल्स इक्वल हैं उसी ऑर्डर में यहाँ लिखना भी है। आप इसको ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ नहीं लिख सकते। क्यों? रीज़न मैं बता रहा हूँ कि इसका एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल डी ये बराबर है, तो पहले अगर आपने ए लिखा है तो इसे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डी लिखना होगा। सिमिलरली इसका एंगल बी इसके एंगल ई के बराबर, तो जिस ऑर्डर पे या जिस प्लेस पे बी है उसी प्लेस पे ई होना चाहिए, क्योंकि ये बी और ई सेम है। तो मैंने सेकंड में बी लिखा तो सेकंड में यहाँ पे ई बी। सिमिलरली लास्ट में सी एंगल एफ के बराबर है, तो जिस प्लेस पे सी लिखेंगे आप उसी प्लेस पे एफ होना चाहिए। यहाँ थर्ड प्लेस पे सी है तो थर्ड प्लेस पे एफ। तो ये वर्टिसेस का भी ख्याल रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, जाहिर बात है वही एंगल डिनोट कर रहा है। तो जिस ऑर्डर में एंगल्स इक्वल हैं उसी ऑर्डर में यहाँ लिखना भी होगा आपको। अगर ए और डी ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ये अगर सेम है तो जिस प्लेस पे ए लिखेंगे आप उसी प्लेस पे यहाँ डी लिखेंगे।
जिस प्लेस पे बी लिखेंगे उसी प्लेस पे ई लिखेंगे, अगर ये उसी ऑर्डर में है तो। अगर इसके अलावा कोई भी अगर दूसरा ऑर्डर आपने लिख दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी। यहीं से उठा के देख लें, कोई जरूरी नहीं आप फिगर देखें। अगर ये सही लिखा हुआ तो फिर यहीं से आप चेक कर सकते हैं, ए हर हाल में डी के बराबर होगा। अब यहाँ चेक भी कर लें, ये एंगल हमने सिंगल से शो किया है फॉर्म में। सिमिलरली एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए अगर कंडीशन, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो। फिर एंगल सी जो है वो होना चाहिए एंगल एफ के बराबर, ठीक है। एंड ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। इसके बाद क्या होगा कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसको बोलते हैं? जो साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल होता है सेम दो ट्राइंगल्स में, यानी इन सिमिलर ट्राइंगल्स द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जैसे इक्वल एंगल्स कौन है, यहाँ ए और डी इक्वल है, तो ए के अपोजिट साइड ये हुआ और डी का अपोजिट साइड ये हुआ, है या नहीं? तो मैं देखिए बता रहा हूँ मैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स, इन सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? इन सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। एंगल ए जो है ये बराबर है एंगल डी के, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, आप बताइए क्या होगा? अगर ए और डी बराबर है तो उसका अपोजिट साइड जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो ए का अपोजिट साइड क्या है? बी सी एंड डी का क्या है? ई एफ। और वो भी आप यहां से निकाल सकते हैं, ए का अपोजिट साइड बी सी, डी का अपोजिट साइड ई एफ। तो जिस एंगल की बात करेंगे उसको छोड़ के जो दो साइड आप ले लें, दो लेटर्स, उससे जो साइड बनेगा दैट इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का होगा बी, आप इसको ऐसे बोलो एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बी सी, सिमिलरली एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ई एफ। यहीं से मालूम हो जाएगा। अब आपसे कोई बोले कि जरा ये बताओ कि एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो आप बोलोगे सी ए। तो एंगल के लिए नाम जिस वर्टेक्स का ले रहे हो आप, उसको छोड़ के जो दो लेटर्स बचा है ना, उससे जो साइड बनेगा दैट इज कॉल्ड दी अपोजिट साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। आप इस तरह से आप लिख सकते हो, देखो दूसरा क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या होंगे? हमने इसमें बी ले लिया, इस वाले इसमें, तो बी के बाद जो साइड बचेगा वो सी ए। सी बी का अपोजिट साइड क्या है? देखिए बी का अपोजिट साइड ये है सी ए, तो आप लिखोगे सी ए एंड ई का अपोजिट साइड एफ डी हो जाएगा, है कि नहीं? एफ डी, दीज आर कॉल्ड दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने लिख रहा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सिमिलरली अगर आप लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो सी आपने ले लिया, तो सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड अपोजिट साइड होगा वो होगा ए बी, तो आप लिखिएगा दिस इज ए बी, एंड एफ का जो होगा वो होगा डी। सो दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने लिस्ट बना दी पूरी, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन क्या है सिमिलर होने का? कि एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। तो अब आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो मैं लिखूंगा, अब देख लीजिए, एंगल ए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बी सी, ठीक है, और एंगल डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है आपका ई एफ। तो एक तो कहा जाता है कि दे आर इन प्रोपोर्शन, या द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब अगला देख लीजिए, इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देख लीजिए, बी का क्या होगा? सी ए, और ई का क्या होगा? एफ डी, ठीक है ना, इक्वल टू दिस एंगल सी, सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी, एंड एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा? दिस इज डी। तो ये कंडीशंस हैं, यानी अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो ये जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे मस्ट बी इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इन प्रोपोर्शन और द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो देखिए ये रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। बहुत आसान है। ए डी के बराबर होगा, पहला कंडीशन में क्या लिखा है कि एंगल ए डी के बराबर, एंगल बी ई के बराबर, एंगल सी एफ के बराबर, ये हो गया। इसका अपोजिट साइड बी सी, इसका अपोजिट साइड ई एफ, दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो बी सी बाई ई एफ उसी ऑर्डर में लेना होगा, ऐसा नहीं कि एक रेशियो इसका इसके साथ और दूसरा इसका इसके साथ ले लें, ऐसे कभी नहीं करेंगे, ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। तो ए का अपोजिट साइड बी सी, डी का अपोजिट साइड ई एफ, बी सी बाई ई एफ। अगला ये बी का अपोजिट साइड ए सी
और ई का अपोजिट साइड डी एफ, तो एफ डी डी एफ जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, साइड तो एक ही होता है, इसका रेशियो। लास्ट सी का अपोजिट साइड ए बी और एफ का अपोजिट साइड डी, तो ए बी बाई डी, तो ये तीनों रेशियो आपने साइड्स का रेशियो लिख दिया दोनों ट्राइंगल्स का। इन दोनों ये रेशियो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये है आपका अल्टीमेटली जो कंडीशंस हैं, यानी दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए बेसिक कंडीशंस हैं, ये हर हाल में सेटिस्फाई होगा तभी आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट is SAS. What does it mean? S stands for side, A for angle, and again S for side. This is known as side angle side postulate. ये कहता क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग। Suppose this is the triangle ABC, ठीक है ना, and another triangle is suppose DEF, and these two are similar to each other. This is similar to one. I mean triangle ABC, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, triangle ABC is similar to triangle DEF. Sorry, similar to triangle DEF. तो मैंने पिछले क्लास जस्ट इसके पहले हमने क्या बताया था कि जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं ये ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट। ये साफ साफ बता रहा है कि जो एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका A इसके D के बराबर होगा, इसका B इसके E के बराबर होगा, इसका C इसके F के बराबर होगा। तो ये ऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बहरहाल इस वाले केस में हम इसको इस पोस्टुलेट के हिसाब से समझाने जा रहे हैं। ये क्या कहता है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो सबसे पहले कोई एक एंगल इसको मैं A मान रहा हूँ, इसका एंगल A और इसका एंगल D ये मैं बराबर मान रहा हूँ। एक ट्रायंगल का कोई एंगल और दूसरे ट्रायंगल का कोई एंगल, ये दोनों आपस में मान लीजिए के बराबर है। उस केस में हमने क्या ले लिया, इस ट्रायंगल का एंगल A ले लिया और इस ट्रायंगल का एंगल D ले लिया और ये दोनों इक्वल है। आगे बढ़िए, फिर से मैं पढ़ो, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इस केस में A इज इक्वल टू एनी एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, इस केस में वो D है, ये दोनों इक्वल है। एंड इन बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, द साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल्स, यानी इसमें और इसमें जो एंगल इक्वल है वो कौन सा एंगल इक्वल है, A और D, इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं, इस एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं, दे आर इन प्रपोर्शन, तब जाके वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा इसके हिसाब से, इस पोस्टुलेट के हिसाब से। तो फिर से पढ़ूँ, एंड इन बोथ द ट्रायंगल्स द साइड्स इंक्लूडिंग द इक्वल एंगल्स आर इन प्रपोर्शन, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये एस पोस्टुलेट कहता है। मतलब क्या हुआ इस पोस्टुलेट के हिसाब से, एस पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल में एक का एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल के बराबर अगर हो जाए, इस केस में वो क्या है, एंगल A और एंगल D ये बराबर है, तो ये फर्स्ट लाइन का कंडीशन हुआ कि भाई ये एंगल इक्वल है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स और इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स ये आपस में प्रोपोर्शनल हो या इनका रेशो इक्वल हो, तब जा करके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब आप ये बताओ कि इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड्स कौन कौन सा है, वो है ये और ये, आई मीन AB एंड AC। क्लियर है। सिमिलरली इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स कौन कौन से हैं, वो ये है और ये, दैट मीन्स DE एंड DF। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ये दोनों जो हैं इंक्लूडिंग साइड्स, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन मतलब कि AB बाई DE, मैं लिखने जा रहा हूँ, AB बाई DE मस्ट बी इक्वल टू AC बाई DF, AC बाई DF। ये दूसरा है। अगर ये दोनों फुलफिल हो जाते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या कह रहा है अब आप बताइए। आपने लैंग्वेज को पढ़ करके ये इक्वेशन लिखा, अब आप उल्टा जाओ, इन इक्वेशन को देख करके ज़रा लैंग्वेज आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं। क्या कह रहा है एस पोस्टुलेट, क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास गिवन हो ABC और DF, उनमें से पहले ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल, कोई भी एंगल, वो अगर बराबर हो जाए, कोई एक एंगल दोनों का बराबर हो, तो इसमें से हमने क्या किया है, एंगल A और एंगल D ये बराबर हो गया। एंड इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो या उनको इंक्लूड करने वाले साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो, तब जा करके वो क्या होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है। तो इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन
द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया है आप लोगों को कि एसएस पोस्टुलेट के हिसाब से एक एंगल इक्वल होना चाहिए और उसको इंक्लूड करने वाले जो साइड, जो कंटेनिंग साइड्स है, इस एंगल के इनको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं वो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ठीक है, अब चलिए एग्जैक्टली इसी पोस्टुलेट पे बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम यहाँ लिख रखा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, इससे पहले मिटा दूँ मैं याद रखिएगा इसको, मैं इसको इससे पोस्टुलेट को नहीं मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इमीडिएट प्रॉब्लम करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम में दे रखा है, सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ABC एंड दिस इज PQR। ठीक है ना, ABC PQR, दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि इसमें दिया गया एंगल A 45 है, चलिए मैं इसको 45 लिख देता हूँ, और ये एंगल P भी 45 है, ये एंगल P है 45। तो देखिए एक एंगल बराबर हो गया, यानी एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर हो गया, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगला जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसके हिसाब से क्या होगा कि इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं, यानी दिस वन, और इसको इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं दिस एंड दिस, तो करस्पॉन्डिंग जो रेशियो होना चाहिए है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी AB/PQ। खुद ही पहले समझ लो ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में अप्रोच तो क्लियर होना चाहिए, एक्चुअली मुझे करना क्या है, मैं कैसे प्रूव करूँगा कि ये सिमिलर है या नहीं। तो अगर एसएस अप्रोच है, ऑब्वियसली देखिए एक ही एंगल दिया है, अब बाकी साइड दे रखा है दो, एक एंगल A का और फिर AB/AC दो साइड्स है, तो तुरंत दिमाग में आपके स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा एक एंगल है दो साइड्स, इसका मतलब ये एसएस वाला फंडा है, यानी एसएस पे बेस्ड है ये। तो एक ट्रायंगल का उठा लीजिए, ABC मैंने ट्रायंगल उठाया, तो ABC ट्रायंगल में एक एंगल दे रखा है और AB/AC दो साइड दे रखा है। सिमिलरली PQR में आप आइएगा तो देखिएगा एंगल P दे रखा है एक एंगल, और PQ/PR दो साइड दे रखा है, तो इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये एसएस पे बेस्ड है, साइड एंगल साइड, दो साइड है और एक एंगल। तो अगला मुझे क्या प्रूफ करना है कि AB और PQ इसका रेशियो निकालेंगे, फिर AC और PR का रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों सेम आ जाता है तो हम कहेंगे ठीक है एसएस के बेसिस पे ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो चलिए निकालते हैं। अगला क्या देखा है, इसको इंक्लूड करने वाले साइड्स में लिख रहा हूँ AB/PQ, ज़रा वैल्यू देखते हैं क्या है। AB देखिए क्या है, AB इज़ 4 सेंटीमीटर एंड PQ इज़ 8 सेंटीमीटर, तो ये रेशियो आ गई हाफ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्लियर है। चलिए अब अगला रेशियो मैं उधर निकाला, इसका और इसका रेशियो तो निकल गया, एक इंक्लूडिंग साइड का। दूसरा देखिए क्या है, अगला मैं निकालने जा रहा हूँ AC/PR। AC देखिए दे रखा होगा, AC इज 7 सेंटीमीटर एंड PR इज 14 सेंटीमीटर, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये भी देखिए हाफ आ गया। तो एक एंगल इक्वल है 45 डिग्री, और जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं, यानी इसको कंटेन करने, इस एंगल को कंटेन करने वाले जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम आ गया है, AB/PQ हाफ, AC/PR हाफ, AB/PQ हाफ, AC/PR हाफ। मैं लिख दूँ तो AB/PQ इज इक्वल टू AC, दिस AC/PR, ये दोनों के रेशियो सेम आ गया। तो एक एंगल इक्वल और जो दो इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियो सेम, दैट मीन्स ये ट्रायंगल्स एसएस के हिसाब से इम्प्लाइज कहता है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं इसको ऐसे कर दूं, आगे उसने पूछा था कि आर दीज ट्रायंगल्स सिमिलर, यस ऑफ कोर्स, और कैसे होगी सिमिलर वो, फ्रॉम एसएस अप्रोच या फ्रॉम एसएस पोस्टुलेट। बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये सेकेंड पोस्टुलेट है नोन एज AA और ट्रिपल AA और ट्रिपल A, और मैं दोनों बताऊंगा अभी। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये पोस्टुलेट कहता क्या है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स हैव एट लीस्ट टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बहुत इजी पोस्टुलेट है ये। मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, दिस इज ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज सपोज दिस इज PQR, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल में
कह रहा है कि टू ट्राइंगल्स हैव एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है कि इसमें ये एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ठीक है सपोज, एंड एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के बराबर है। तो अगर ऐसा केस आ गया, यानी अगर किसी दो ट्राइंगल्स में आपने ये कंडीशन प्रूफ कर दी कि उनके दो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आपने शो कर दिए, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, मैं प्रूफ करूँगा इसे। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये दूसरा पॉस्टुलेट है, जिसमें क्या करना होता है कि आपको दो एंगल्स इक्वल शो कर दें, वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। लेकिन दो एंगल्स इक्वल शो करने का मतलब ये भी होता है कि तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा हर हाल में। रीज़न मैं बता रहा हूँ, सपोज करो, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी इस केस में इतना याद रखिए कि मैं लिख दूँ कि ए या ए पॉस्टुलेट के हिसाब से, ठीक है ना, ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ क्या है इस केस में ट्राइंगल सिमिलर कैसे है कि दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या बराबर है, देखो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, ठीक है, एंड एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। अगर ये दो आपने प्रूफ कर दिया, यानी किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब आपने ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रूफ कर दी, यानी वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। क्यों? इस अप्रोच के हिसाब से, ए और ट्रिपल ए के हिसाब से। तो एक बात याद रखिएगा कि तीनों एंगल सेम प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम इक्वल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अल्टीमेटली होंगे। यानी अगर आपने दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो तीसरा जो पेयर बचा हुआ है, आई मीन एंगल सी और एंगल आर, ये दोनों भी इक्वल होंगे ही। कैसे, वो देख लीजिए, समझ लीजिए इसको यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे मानो कि दिस, अभी ये सेम है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इस पॉस्टुलेट के हिसाब से मुझे अगर ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, तो इस ये पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि आपको सिर्फ दो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल शो करना है, बस दो अगर आपने शो कर दिया तो तीसरा प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपका आंसर सॉल्व हो गया, यानी ट्राइंगल की सिमिलरिटी प्रूव हो गई। अब मैं ये आपको बताने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ इसको ट्रिपल ए क्यों लिखता है, डबल ए के साथ साथ लिखा है डबल ए या ट्रिपल ए, तो ये इसलिए लिखा गया है कि जिस केस में दो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं, तो तीसरा वाला जो पेयर बचा हुआ होता है ना, वो भी इक्वल ही होता है। वो कैसे होगा मैं वही बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एंगल सी है और ये एंगल आर है, ठीक है। मान लीजिए इसके हिसाब से एंगल ए और पी बराबर है, तो इसका मैं कोई नाम दे देता हूँ। हाँ, आप वैल्यूज़ भी ले सकते हो, 10 डिग्री 20 डिग्री, जो भी आपकी मर्जी हो, आंसर वैसे ही प्रूव हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल जनरलाइज्ड केस ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ए का जो एंगल है वो हमने x माना, तो चूंकि ए पी के बराबर है तो p को भी x मानना होगा, ये एंगल भी x है। सिमिलरली एंगल b जो है एंगल q के बराबर है, तो एंगल b इसको मैं y मान रहा हूँ, ठीक है। तो चूंकि ये q के बराबर है तो इसको भी मुझे y मानना पड़ेगा। अब मुझे पता लगाना है कि भाई इस केस में एंगल c कितना आता है इस ट्रायंगल का, और एंगल r इस ट्रायंगल में कितना आता है। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो प्रूव हो जाएगा कि भाई तीसरा एंगल भी सेम है, तीसरा पेयर ऑफ एंगल्स भी जो है वो सेम है। तो फिर ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, भाई कि ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं उसको, और वो होगा। देखिए मैं प्रूव करता हूँ कैसे। देखिए हर ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। वी ऑल नो दिस। हम लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूँ बताइए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सब मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। एंगल ए की वैल्यू हमने x माना है, एंगल बी यहाँ हमने y माना है, और एंगल सी मुझे नहीं पता, अभी मैं निकालने जा रहा हूँ। एंगल सी को एंगल सी ही रहने दीजिए, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव 180 डिग्री। क्लियर है। तो इस इक्वेशन से एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी, एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री इधर है, ये x उधर जाके -x, ये y उधर जाके -y, सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री -x -y। तो ये एंगल सी की वैल्यू आई। ठीक है। अब यही कंसेप्ट यहाँ लगाएं आप। ये भी ट्रायंगल है, इसके भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ, दैट मीन्स के दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस y प्लस एंगल r। एंगल r क्या है मुझे नहीं पता अभी। दिस मस्ट बी 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए मुझे पता है। तो यहाँ से भी अगर आप एंगल r निकाल लें तो देखिए क्या आ रहा है, एंगल r इधर ही रहने दीजिए,
राइट साइड में 180 डिग्री है, ये x उधर जाके -x, y उधर जाके -y, सो 180 डिग्री -x -y। अब आप कंपेयर कर लें, यहाँ एंगल R है, यहाँ एंगल C है, तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं, 180 -x -y, 180 -x -y। दैट मीन्स कि एंगल C जो है ये एंगल R के बराबर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो A P के बराबर, B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। तो इस हिसाब से ट्रिपल A भी आ गया, तीनों एंगल सेम हो गए, हमारे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। लेकिन प्रूव करने में आपको तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 एंगल प्रूव करना है, सफिशिएंट है, क्योंकि तीसरा वाला जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो इक्वल होगा, ये सभी को पता है, ये अंडरस्टूड है। तो इसको इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं, वो अंडरस्टूड, जिसको भी मालूम हो तो इससे मालूम कर लेगा वो। तो याद रखिएगा कि इस केस से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं अभी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है वो दिखा दिया उसने कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री, ये वाला ये पूरा 90 डिग्री है, राइट। इसके बाद वो कह रहा है कि AD जो है एक लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD लाइन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो जाहिर बात है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री पता है, दिस इज 90 डिग्री, और ये एंगल A भी ऑब्वियसली 90 डिग्री, ये पूरा पूरा जो है ये आपका 90 डिग्री पूरा एंगल फॉर इन ट्रायंगल ABC। अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो चलिए मैं पहले इस ट्रायंगल को दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए DBA क्या है, दिस इज DBA, ये वाला ट्रायंगल मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज A। इसमें ऑब्वियसली ये 90 डिग्री, ये मुझे पता है। इसके बाद एंगल ABC है, तो एंगल ABC को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ये बड़ा वाला एंगल है, this is angle ABC and in this case this angle is 90 डिग्री। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ ताकि समझने के लिए कंपेयर कर लूँ मैं, बट द एक्चुअल ट्रायंगल इज ABC, ठीक है ना। उसमें D जस्ट मैंने बताया कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ, कोई बात नहीं। अब देखिए मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप देखिए कि इसमें कैसे प्रूव करोगे आप। बिल्कुल क्लियर है, देखिए ये एंगल D मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, उसी ऑर्डर में करना होगा। एंगल D और एंगल A ये दोनों 90 डिग्री है या नहीं, ज़रा देखिए चेक कर लीजिए। तो मैं लिखूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंगल D जो है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ये एंगल A के बराबर है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। यानी पहली चीज़ मुझे मालूम हो गई, एक एंगल तो इक्वल हो गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो इक्वल हो गया, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अगर एक पेयर ऑफ एंगल्स और इक्वल मिल जाता है इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा डबल A अप्रोच से। तो अगला देखिए, अगला क्या है कि इस ट्रायंगल में एंगल ABD ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों सेम है या नहीं, सेम है बल्कि कॉमन है, यानी दोनों ट्रायंगल में कॉमन ही है वो। तो मैं लिख रहा हूँ कि एंगल B इन ट्रायंगल DBA इज इक्वल टू एंगल B इन ट्रायंगल ABC। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कॉमन एंगल, ये एंगल ही कॉमन है। देखिए इस ट्रायंगल का भी ये पार्ट यही है और ये बड़े वाले एंगल का भी यही एंगल है, तो ये दोनों सेम है ऑब्वियसली। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, क्यों? एंगल B इज कॉमन टू बोथ, एंगल B इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि अब हमारे पास दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल आ गए, एक एंगल A इज इक्वल टू एंगल D जो कि 90 डिग्री वाला केस है, और एंगल B इस ट्रायंगल में और एंगल B इस ट्रायंगल में, वो दोनों भी सेम है बिकॉज इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। जैसे ही दो पेयर ऑफ एंगल्स दो ट्रायंगल में अगर आपके सेम आते हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो दैट मीन्स दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। रीज़न क्लियर है, दिस D is 90 डिग्री, दिस A is 90 डिग्री, बिल्कुल क्लियर है, एंड दिस B इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉस्टुलेट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो लास्ट पॉस्टुलेट है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज SSS, स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड, साइड साइड एंड साइड। पॉस्टुलेट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दो ट्रायंगल्स के,
वो प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होगा या उनका रेशियो जो है इक्वल प्रूफ करना होगा। तो वही है, पढ़ लीजिए। टू ट्रायंगल्स हैव द 3 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो प्रोपोर्शनल का मतलब या तो साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दीजिए, लेकिन उससे बेहतर होता है कि आप उनके रेशियो को सेम प्रूफ कर दीजिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके रेशियो को आप सेम प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास ये 2 ट्रायंगल्स हैं, दिस इज A, B एंड C। अनदर ट्रायंगल इज सपोज दिस इज P, Q, R, ठीक है। तो इस पॉस्टुलेट के हिसाब से क्या होता है, SSS ये पॉस्टुलेट ही क्या बताता है कि 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, जिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर इफ क्या प्रूफ करना होगा, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स that all the 3 pairs of corresponding sides are proportional or the ratio of the corresponding sides are equal। तो दैट मीन्स अब आप देखो कि इसमें रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे मालूम करेंगे। मैंने बताया था ना कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से सब कुछ निकल जाता है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ये AB है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो इधर होगा वो है PQ। तो मैं लिखूँगा कि इफ़ AB बाई PQ, राइट, ये बराबर होना चाहिए इसका रेशियो किसके, अगला BC यहाँ से लीजिए एंड देन यू हैव QR, दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू BC बाई QR, राइट। एंड फाइनली द लास्ट वन इज AC PR, दिस इज AC बाई PR। तो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर आपने इन रेशियोज़ को सेम प्रूव कर दिया, यानी इक्वल प्रूव कर दिया। इनकी वैल्यूज आप निकाल लो, इक्वल आ जाता तो प्रूव हो जाएगा। मैंने अभी ये क्वेश्चन यहाँ करना है, इसी पे बेस्ट में ये क्वेश्चन दिया है, राइट, तो उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि इस केस में ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये सिमिलर हो जाएगा। लेकिन वो ध्यान रखिएगा, जैसे जिस ऑर्डर में मैंने बताया कि ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या देखा, AB बाई PQ, दैट मीन्स AB बाई PQ, इनका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू BC बाई QR, इसका रेशियो मस्ट बी इक्वल टू AC बाई PR, यानी इसका रेशियो। और वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर उलट दीजिएगा तो फिर ये कोई जरूरी नहीं कि इसका और इसका रेशियो ही ले, फिर कुछ और ऑर्डर में, यानी फिगर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ ऑर्डर है, किस ऑर्डर में आपने लिखा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि ABC और यहाँ मैं QRP लिखता तो फिर ये रेशियो बिल्कुल चेंज हो जाता है या नहीं। तो मैंने इसलिए बता दिया है कि आप जिस ऑर्डर में ट्रायंगल्स वो लिखा हो उसी को फॉलो किया कीजिए। यानी ये पहला हमने साइड लिया है, A और B से मिला के एक साइड से एक साइड बनता है, दो वर्टिसेस हैं। तो AB बाई PQ ये पहला रेशियो आ गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। फिर BC बाई QR ये दूसरा आ गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। थर्ड क्या है, AC PR। तो चलिए ये है, दिस वाज ट्रिपल एस पॉस्टुलेट, साइड साइड साइड। अब इसे भी बेस्ट ये क्वेश्चन है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। इसे इरेज कर दूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर गिवन। देखिए मैं बना लेता हूँ इसे। ये है ABC, एक ट्रायंगल ये है, एंड सेकेंड ट्रायंगल इज PQR। तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, दिस इज PQR। आपने 3 पॉस्टुलेट्स अभी तक पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं, SAS यानी साइड एंगल साइड, फिर AA अप्रोच, AA पॉस्टुलेट दैट मीन्स एंगल, और ट्रिपल एंगल जो बोला था, और ये थर्ड वन है साइड साइड साइड। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि यहाँ देखिए आपके पास है क्या, यहाँ पे 6 साइड्स दे रखा है, एक ABC ट्रायंगल का 3 साइड्स और फिर PQR का 3 साइड्स। ऑब्वियसली ये किस पे बेस्ड है, SSS पे बेस्ड। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अब मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए मुझे क्या करना होगा, SSS अप्रोच सही मैं प्रूफ करूँगा। ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्यों ले रहा हूँ मैं, बिकॉज ओनली साइड्स आर गिवन, एंगल की बात ही यहाँ पर नहीं हुई है। ना एक एंगल है ना 2 एंगल, एंगल की कोई बात नहीं हो, तो ना तो मैं SAS साइड एंगल साइड की बात करूँगा, ना AA पॉस्टुलेट की, क्योंकि दोनों में एंगल आता है, इसमें एंगल है ही नहीं, एंगल की बात ही नहीं की बेसिकली इसमें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इसके हिसाब से SSS अप्रोच के हिसाब से अगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर होना है तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए मुझे। जितने भी जो तीनों पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड से उनका मैं रेशियो निकालूंगा, और वो अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब प्रूफ हो जाए। तो चलिए मैं निकालता हूँ। पहला जो है वो है AB बाई PQ, निकालता हूँ AB बाई PQ। आगे बढ़ने से पहले वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। AB की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, जस्ट राइट डाउन 3 सेंटीमीटर। BC है 4 सेंटीमीटर, so this is BC 4 सेंटीमीटर।
एंड AC इज 6 सेंटीमीटर, जस्ट राइट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ 6 सेंटीमीटर, PQ यहाँ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। QR इज 8 सेंटीमीटर, जस्ट राइट डाउन QR 8 सेंटीमीटर। एंड PR कितना दे रखा है, PR इज 12 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करना आसानी हो जाएगा, क्योंकि AB बाई PQ, AB इज 3 पुट कर रहा हूँ, बाई PQ यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, दिस इज हाफ, ठीक है। एक कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स का तो रेशियो निकल गया। दूसरा आप देखते हैं, अगला क्या होगा, हमने AB बाई PQ निकाला, नेक्स्ट क्या निकालूंगा, BC बाई QR। तो देखता हूँ BC बाई QR, BC यहाँ है 4 सेंटीमीटर और QR यहाँ है 8 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड किया तो ये रेशियो भी हाफ आ गई, तो दो तो इक्वल आ ही गया। और तीसरा है क्या क्या, तीसरा AC PR, AC इज 6, PR इज 12, चेक करिए PR 12, यहाँ भी क्या आ रहा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। तो यही मुझे प्रूव भी करना था, ये क्या कहता है, एसएसएस पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर तीनों पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट मीन्स ये आपका सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। लिखना कैसे होगा कि सिंस AB by PQ then which equal to BC by QR is also equal to AC by PR and all these ratio are equal to half. Therefore from SSS postulate है ना, triangle ABC is similar to triangle PQR। डन, आसान है बिल्कुल। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, उसके बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, लेट्स डू दिस टुगेदर। क्या क्या रखा है कि ट्रायंगल ABC, आई मीन दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, यानी ये दे रखा है कि दिस इज सिमिलर टू दिस। तो जब दिया हुआ रहता है ना, अगर ये जब भी ये कंडीशन दिया रहा है कि भाई दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस, दैट मीन्स वो सारा जो पोस्टुलेट्स आपने पढ़ा उसका वैलिड है, किसी से भी आप प्रूव कर सकते हैं इसको। लेकिन जो अब आपको काम ये पता लगाना है कि कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी चीज़ नहीं दी हुई है। अगर एंगल वगैरह मेंशन है तो जाहिर बात है आपके पास दो पोस्टुलेट है एंगल के साथ, एक है SAS साइड एंगल साइड वाला पोस्टुलेट, और एक है AA या ट्रिपल जिसको बोलते हैं, है ना, एंगल पोस्टुलेट। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो मैंने पहले बताया कि हर क्वेश्चन में क्लू होता है। इस क्वेश्चन में कहीं भी एंगल की बात हो रही है नहीं, कहीं मेंशन ही नहीं है एंगल का। तो जब एंगल का मेंशन ही नहीं है तो इसका मतलब ये हो कि SAS और AA जो पोस्टुलेट है इसको दोनों यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप सीधा सीधा किससे आ जाएगा, फिर बचा क्या, साइड साइड साइड, मैं उसी को अप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो उसको अप्लाई करके बेसिकली आपको निकालना है कि AB और PR का लेंथ क्या है, ये आपको मालूम करना है। पहले वो अननोन के टर्म में दे रखा है, x के टर्म में, तो लेट्स फाइंड आउट। तो इसके हिसाब से अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो SSS पोस्टुलेट क्या कहता है, बताओ मुझे। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा इससे पहले, वो कहता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। SSS पोस्टुलेट जो होता है ना, साइड साइड साइड, ये पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स का जो रेशियो होगा दैट मस्ट बी इक्वल। तो अब देखिए वो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स निकालते कैसे, वो भी मैंने बता दिया, बहुत ही आसान है। यहाँ AB, यहाँ PQ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा दिस इज AB बाई PQ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बराबर होना चाहिए किसके, अगर देखिए BC बाई QR, एकदम ही आसान है, BC बाई QR। और लास्ट क्या होगा, लास्ट पेयर ऑफ साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, वो है AC और ये PR, मैं लिखूंगा AC बाई PR, ठीक है। ऑब्वियसली मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप कोई भी पोस्टुलेट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ चूंकि एंगल की बात नहीं है, साइड्स की बात है, इसलिए मैं SSS अप्रोच को यूज़ कर रहा हूँ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आइए स्टार्ट करते हैं। AB की वैल्यू क्या दे रखा है, हमने AB दे रखा है x माइनस 0.5, तो पुट कीजिए इसको, AB इज x माइनस 0.5 डिवाइड बाई PQ। PQ क्या है, PQ इज 9, तो जस्ट राइट डाउन 9 इज इक्वल टू BC यहाँ कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। QR मेंशन किया हुआ नहीं है। अब आ गया ये AC बाई PR, AC है 1.5x, लिख दीजिए इसको 1.5। जाहिर बात है कि सॉल्व करने के लिए मुझे कोई भी दो रेशियो अगर मिल जाता तो मैं वहाँ से तो x की अननोन की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, अगर एक ही अननोन है तो यहाँ से आ जाएगा 1.5x डिवाइडेड बाई, अगला क्या है AC इज 1.5x एंड नीचे PR कितना दे रखा है 3x, तो जस्ट राइट ऑन 3x।
तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब इसको सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी और उस x को जब मैं पुट करूँगा ए बी में और पी आर में तो वी विल गेट द आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो यहाँ काट दीजिए, ये x और ये x कैंसिल हो गया। पॉइंट जब हटाओगे तो यहाँ 0 आएगा, दैट मीन्स ये 15/30 हो गया। 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 1 15, 15 2 30, 1/2 आ गया। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 1 से और 2 को इससे। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को इधर लाइए, तो दिस इज 2x minus 0.5 ऑन द राइट साइड, दिस इज 9 into 1 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2 into x ये हो जाएगा 2x माइनस 2 into 0.5 1 होता है, क्लियर है। एंड ऑन द राइट साइड यू हैव 9, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 9 + 1 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, क्लियर है। अब मुझे फाइनल वैल्यूज निकालनी है जो क्वेश्चन ने पूछा है। पूछा क्या है कि ए बी और पी आर की लेंस बता दीजिए आप। तो चलिए बता देते हैं। ए बी हमारे पास दे रखा गया था x - 0.5, तो दिस इज x - 0.5, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी आई है, x इज 5 माइनस 0.5, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी साइड। ए बी की वैल्यू इतनी आ गई, आसान है। और नेक्स्ट है पी आर। पी आर इज़ 3x, उसको भी निकाल दीजिए। पी आर इज 3x, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5, दिस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज पी आर। डन। तो एक बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे। मैंने पहले भी कई बार कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि टॉपिक तो ईजी है वैसे, बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यानी आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो कोई अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक कर जाते हो, तो बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में जा करके एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें, उसका वीडियो सॉल्यूशन बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, नो नीड टू हेजिटेट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।